बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कराची के मौसम की। कराची में मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने और सुबह रात में बूंदाबांदी का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में कहीं कहीं हल्की बारिश मतवक्के। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री तक जाने का इम्कान है। बात करेंगे मौसम का अहवाल जानने के लिए आदिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं। आदिया, कैसा मौसम है? देखिए, कराची वालों को कई दिन के बाद अब सुख का सांस लेने को मिलेगा और इस हवाले से महकमा मौसमियात ने नवीद सुनाती है कि मानसून की एंट्री कराची में हो चुकी है और इसकी वजह से आज से कराची में जो है बारिशों को आगाज हो जाएगा। आज अलबत्ता हल्की बारिश कहीं कहीं होगी और मज़ाफात में जो है वो कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश मुतवक्किल है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि 8 और 9 तारीख को यानी कि कल और परसों जो है वो कराची में कहीं तेज बारिश भी मुतवक्किल है और इन बारिशों के बाद कराची में गर्मी का जोर जो है वो टूटेगा, जिसके बाद जो मैक्सिमम टेम्परेचर वो तकरीबन 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाएगा। और ये जो हम गुज़श्ता 2 रोज से कराची को अपनी लपेट में लिए हुए हैं, इससे भी कराची वालों का जो है वो छुटकारा होगा। इसके अलावा महकमा मौसमियात का ये भी बताना है कि मानसून आहिस्ता आहिस्ता मानसून के मुख्तलिफ स्पेल्स जो है वो कराची में होंगे, क्योंकि पहले पंजाब के बाद अपर सिंध में बादलों ने एंट्री दी, उसके बाद जो है वो अब कराची का रुख किया है। ठीक है आदिया, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है डीजी मेट सरदार सरफराज साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर कहिएगा, स्पेल दाखिल हो रहा है कराची में, कितने दिन तक ये स्पेल जारी रहेगा? जी बहुत शुक्रिया। कराची में देखिए 2 से 3 दिन है इम्कान, आज भी इम्कान है। कहीं कहीं सब जगहों में तो शायद ना हो, लेकिन कहीं कहीं हो जाएगी गरज चमक के साथ, कुछ आंधी वांधी भी उसके साथ चले और कहीं पर दरमियानी, कहीं किसी किसी जगह पर हल्की बारिश, और कल और परसों भी दोनों दिन फिर इम्कान है। अच्छा सर, तो कितना तनासुब देखा जाएगा, नमी का तनासुब कितना रहेगा हवा में? नमी का तनासब देखिए वैसे तो 60 से 70% के दरमियान चल रहा होता है कराची में आजकल एवरेज ना, ज्यादा होती है नमी। तो जाहिर है जब बारिश हो रही होती है तो उस वक्त तो मोर देन 90% हो जाता है। तो जो गर्मी और हब्स वाली कैफियत थी उसमें कमी आएगी, फिर ये बारिश हो जाएगी कल से उसमें कमी आ जाएगी फिर। और सर दर्जा हरारत कितना कम होगा और कब ज़्यादा होगा दिन की औकात में? क्योंकि हम देख रहे हैं स्पेल दाखिल होता है, कभी सुबह में बारिश होती है तो दोपहर में नहीं होती है, फिर शाम में बारिश होती है। जी आज तो खैर गर्म और मरतूब मौसम ही है दिन के बेशतर औकात में, फिर शाम में जाके कुछ चांसेस होंगे कोई कहीं किसी जगह पे आंधी चले और गरज चमक के साथ कहीं हल्की कहीं दरमियानी बारिश हो जाए। तो आज तो वैसे ही गर्म और मरतूब मौसम ही है, लेकिन कल और परसों फिर उसमें कमी आएगी वाज़े टेम्परेचर में, क्योंकि जनरली क्लाउडी वेदर रहेगा अगले दोनों दिन और फिर चांसेस होंगे खासकर शाम में उसके बारिश की। तो उसके बाद फिर परसों के बाद फिर कंडीशन नॉर्मल हो जाएंगी, यानी फिर सी ब्रीज की वजह से लो क्लाउड रहा करेंगे और हल्की बारिश या बूंदाबांदी जो रहती है कराची में ऑन एंड ऑफ वो सिलसिला रहेगा परसों के बाद। तो फिर टेम्परेचर में कमी आ जाएगी। तो सर किन किन इलाकों में तेज बारिशें मुतवक्के हैं? देखिए कराची में तो जाहिर है जो सुबर्ब्स है ना, जैसे हब हो गया, सुरजानी टाउन और गडाफ और उस तरफ एरिया और फिर स्टील टाउन, तो ये जो चंद एक इलाके होते हैं उनमें ज्यादा निस्बतन तेज स्पेल होता है। बाकी शहर में भी कहीं पे लाइट रेन, कहीं पे मॉडरेट रेन, इस तरह से मुतवक्के है। सर कितने स्पेल आने की पेशगोई है कराची में? ये तो जो करंट स्पेल चल रहा है ना, ये तो आपको पता है कि पंजाब से शुरू हुआ था 4 जुलाई से, तो वही फिर पूरे पंजाब पे से फैलते अब कल से सिंध पे भी बारिशें हुई हैं, थरपाकर डिस्ट्रिक्ट में और उमरकोट साइड पे कल हुई है, और वही फैलते पूरे सिंध को अपनी लपेट मिलेगा। ये स्पेल चलेगा 9 जुलाई तक एटलीस्ट, और कुछ एरियाज में खासकर बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में और पंजाब के कुछ इलाकों में 10 तक भी चलेगा ये स्पेल। तो उसके बाद फिर 2 स्पेल और एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट जुलाई में, मिड ऑफ जुलाई में एक और एक फिर आखिरी हफ्ते में। ठीक है सर, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आदिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं। आदिया, स्पेल दाखिल हो गया है, कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश होगी, तो क्या इंतजामात किए गए हैं नालों की सफाई के हवाले से? जो कि हम सुन रहे थे कि ईद से पहले ही नालों की सफाई हो गई है, तो अब इकदाम कैसे किए गए हैं? देखिए बहुत से ऐसे नाले हैं जो कि अभी हुकूमती तवज्जो से मुंतज़िर हैं और वहाँ पर अभी तक सफाई जो है वो नहीं हुई है। बहुत से बेशतर नाले
बड़े नाले हैं जो कि बरसाती नाले होने के साथ साथ जो सीवरेज के सिस्टम को भी बहाने में मुआविन साबित होते हैं, वहाँ पर भी अभी तक जो है वो कचरे के ढेर नजर आ रहे हैं। अलबत्ता अब सिटी गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो इसके इस्तेमाल करने के हवाले से नवीद सुनाई गई है कि जल्द से जल्द इनको जो है वो साफ किया जाएगा। और इसका जो सफाई का काम है कि तकरीबन आइंदा 3 से 4 माह में कहा जा रहा है कि मुकम्मल कर लिया जाएगा। अलबत्ता मानसून चूँकि कराची वालों के लिए एंट्री तैयार है मानसून की, तो ऐसे में जो है ये काम पहले किए जाना थे, लेकिन ये सिलसिला जो है वो अभी शुरू किया गया है। जी ठीक है, आदिया हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सरदार सरफराज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर कहिएगा, पिछली बार जब बारिशें हुई थी तो हमने देखा कि पहला स्पेल नॉर्मल था और दूसरा स्पेल बताया जा रहा था इससे ज़्यादा मजबूत होगा, तो ऐसी कोई पेशगोई है, कोई तवक्को है कि पहला स्पेल जो है वो नॉर्मल हम देख रहे हैं, अगला स्पेल क्या इससे मजबूत होगा, ये या कहना कबल अज़ वक्त है? सरदार सरफराज साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आदिया नाज हमें अपडेट कर रही थी, मौसम का अहवाल जा रहे थे, स्पेल जो है वो पहला शुरू हो गया है, कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश होगी और मौसम खुशगवार हो गया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मेयर कराची ने शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन ने एलामिया जारी कर दिया। कराची में रेन इमरजेंसी के मौके पर मेयर कराची के अहकामात पर केएमसी के तमाम मुतलका अफसरान को हाई अलर्ट की हिदायत जारी कर दी गई हैं। तमाम मुतलका अफसरान को मानसून में 24 घंटे मौजूदगी को यकीनी बनाने की हिदायत की गई हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून के पहले स्पेल को मद्देनजर रखते हुए तमाम तर इक़दाम बरोए-कार लाए जाएँ। मेयर कराची का कहना है कि अफसरान की जानिब से किसी भी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन ने एलामिया जारी कर दिया। COE कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने महकमे के तमाम स्क्रैप का रिकॉर्ड तलब कर लिया, जबकि इदारे की तमाम रिहायशी कॉलोनियों में सर्वे शुरू करा दिया है। चेयरमैन CBA इरशाद खान ने मुतालबा किया है कि स्क्रैप फरोख्त करके मुलाजमीन के 5 अरब रुपए के वाजिबात अदा किए जाएं। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद। जी रिजवान। जी बिल्कुल, कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड को अब कॉरपोरेशन का दर्जा मिल चुका है और कॉरपोरेशन का दर्जा मिलते ही कुछ अहकामात सामने आए हैं CEO वाटर बोर्ड की जानिब से, जिसमें मुख्तलिफ अराजी के हवाले से जो कि ख़ास तौर पर रिहायशी कॉलोनियाँ हैं उनका रिकॉर्ड जो है वो तलब कर लिया गया है कराची भर से, और इसके साथ साथ जितना स्क्रिप्ट मौजूद है मुख्तलिफ पंपिंग स्टेशंस पर उसका रिकॉर्ड भी जो है वो तलब किया गया है। इस सिलसिले में CBA कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड को जो है इन अहकामात पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्या वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इरशाद खान जो कि चेयरमैन हैं CBA के। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब, फरमाइएगा तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं आपको इस किस्म के जो अहकामात आए हैं CEO साहब की जानिब से? देखिए जी, तहफ़्फ़ुज़ात हमें ज़ाहिर सी बात है, पहले जो है इन्होंने स्क्रैप का जो है वो निकाला। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक का एक बड़ा मामला हमारे सामने है कि इलेक्ट्रिक ने जो है पूरी कराची का तांबा जो है वो बेचकर जो है वो सारा अरबों रुपया जो है वो हड़प कर लिया है। तो हम भी ये देख रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो है मुलाजमीन का जो है वो पैसा जो है वो हड़प कर लिया जाए। आज हम आपके तवज्जुह से MD साहब से मुतालबा भी करते हैं कि ये जो पैसा जो आप स्क्रैप जमा कर रहे हैं और स्क्रैप की जो आपने मालूमात ली है, हम ये कहते हैं कि इस स्क्रैप को बेच के जो मुलाजमीन के 5 अरब रुपए के जो वाजिबात हैं इसको फौरी तौर पे अदा की जाए। देखिए जी, रिहायशी कॉलोनियाँ जो है वो उसमें कुछ हमारे जो गैर मुतल्लिका अफराद हैं वो उसमें रिहाइश पजीर हैं और हमने MD साहब से कहा है कि इसको जो है क्या नाम है इनको निकाला जाए। लेकिन अब ये हो रहा है कि जो मुलाजमीन वहाँ रिहाइश पजीर हैं उनको जाके परेशान किया जा रहा है, उनके घरों को जो है मतलब चेक किया जा रहा है। बज़ाहिर इसके कि जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ की वाटर बोर्ड की, इनको तमाम चीज़ों की मालूमात है। जितने भी गैर मुतल्लिका अफराद हैं उनको वहाँ से निकाला जाए और उनको वो मकानात जो है मुलाजमीन को अलाट की जाए। CBA का बड़ा मुतालबा ये है कि इंस्पेक्शन के नाम पर मुलाजमीन को, उनके अहल खाना को हिरासा ना किया जाए और जो मतलूबा सरकारी रिकॉर्ड मौजूद है उसको मद्देनज़र रखते हुए तमाम कार्रवाइयाँ की जाएँ। इसके साथ साथ दूसरा बड़ा मुतालबा ये है कि स्क्रैप जो तफसीलात तलब की गई हैं उस स्क्रैप को फ़रोख्त करने के बाद 5 अरब रुपए के जो वाजिबात हैं मुलाजमीन की, उनकी अदायगी की जाए। जी रिजवान। शहर कायद में दिमाग और निगलेरिया एक और जान ले गया। DHA का रिहायशी 21 साल नौजवान 18 जून को बुखार की हालत में निजी अस्पताल लाया गया था। रवां साल अब तक निगलेरिया से 4 अफराद मौत की वादी में दाखिल हो गए। निगलेरिया क्या है और इसकी क्या अलामात है, जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा राबेल अशरफ से। राबेल बताइएगा।
जी बिल्कुल, शहर कायद में निगलेरिया ने एक और जान ले ली है। शहर कायद में जो है 21 साला नौजवान है जान की बाजी हार गया है। निगलेरिया के 22 से टोटल जो अमवात हो गई हैं वो 4 अमवात जो हैं शहर कायद में रिपोर्ट हो चुकी हैं। हमारे साथ डॉक्टर कैसर सज्जाद मौजूद हैं, इनसे मजीद जान लेते हैं। सर, हमें ये बताएं, निगलेरिया किस तरह फैलता है, इसकी अलामात क्या हैं, अगर हो जाता है तो फिर किस तरह एहतियात करें? देखिए, निगलेरिया जो है एक पैरासाइट्स है और उसकी एक किस्म है अमीबा। तो ये एक अमीबा का तरह का जरासीम है और ये सिर्फ़ और सिर्फ नाक के ज़रिए जो है ये जिस्म में दाखिल होता है। और ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि लोग ये कहते हैं कि जी जिसको निगलेरिया हो गया उसके साथ नहीं बैठना चाहिए, चूँकि ये एक वायरस नहीं है। बहुत सी जगहों पे मैंने देखा है चैनल पे कि लोग इसको वायरस कह रहे हैं, तो ये वायरस नहीं है, इसलिए इसके साथ बैठना, खाना पीना, हाथ मिलाना बिल्कुल कुछ नहीं होता। लेकिन जो ख़तरा है वो ये है कि जब आप डाइव करते हैं स्विमिंग पूल में, गोता लगाते हैं या नाक को साफ़ करते हैं, पानी डालते हैं, उंगली डालते हैं, तो ये नाक की जो झिल्ली है अंदर, उसके ज़रिए अंदर घुस जाता है और फिर ये दिमाग तक चला जाता है। सामने का जो फ्रंटल लोब कहलाता है दिमाग का, वहाँ जाकर ये दिमाग खाता है। इसीलिए इसको निगलेरिया एक नाम है, दूसरा नाम है ब्रेन ईटिंग अमीबा, यानी कि ये दिमाग खाने वाला कीड़ा है जो कि जानलेवा साबित होता है। और इसमें सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि जब इंसान को उस वक्त पता लगता है कि इसको निगलेरिया हो गया है जब बात बहुत आगे निकल जाती है। तो शुरू में करना ये चाहिए, एक तो 2-3 एहतियाती तदाबीर हैं। एक तो ये है कि देखिए, निगलेरिया जो है क्लोरीन से मर जाता है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि अपने घर का टैंक, अपने ऑफिस का, दफ्तर का, अस्पतालों का जो टैंक है, साल में कम से कम, वैसे तो 6 महीने में होना चाहिए, लेकिन साल में अंडरग्राउंड और ओवरहेड टैंक साल में एक दफ़ा ज़रूर धुलने चाहिए। और अगर अभी किसी को टाइम नहीं है धोने का तो कम से कम उसमें क्लोरीन के टैबलेट्स मिलते हैं और 3 क्लोरीन के टैबलेट जो है 1000 गैलन में आप डाल सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ डॉक्टर कैसर सज्जाद मौजूद हैं। उनका यही कहना है कि अमीबा निगलेरिया एक दिमाग खाने वाला जरासीम, इसको कहना बिल्कुल गलत ना होगा क्योंकि ये नाक के थ्रू जो है दिमाग में जाता है। साथ साथ इनका ये कहना है कि अगर किसी को हो जाता है तो बुखार, सुस्ती आना, इस तरह की जो है अलामात रोनमा होना शुरू हो जाती हैं। सेल्फ मेडिकेशन करना जो लोग करना स्टार्ट कर जाते हैं वो ना करें, बल्कि किसी अच्छे डॉक्टर, किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएँ ताकि इस जरासीम को जो है वहीं से रोक दिया जाए। और साथ ही साथ अपने पानी में जो है क्लोरीन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा। कराची में घरेलू सारिफीन के साथ साथ ताजर बरादरी भी बिजली की लोड शेडिंग से मुतासर होने लगी है। मंजूर कॉलोनी के सदर मोहम्मद ज़िशान कहते हैं फर्नीचर के जो ऑर्डर लिए होते हैं वो वक्त पर मुकम्मल नहीं हो पाते हैं। तफसीलात बताएंगी हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद। रिपोर्ट करने के बावजूद जो है वो शहर कायद में के इलेक्ट्रिक की कान पे जो है वो जूं नहीं चल रही। शहर कायद में जो है वो बिजली की लोड शेडिंग मुस्तकिल तौर पे जो है वो जारी है। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जो है वो 18 से 19 घंटे की भी लोड शेडिंग की जा रही है। ऐसे में जो है वो ताजिर बिरादरी जो है वो किस तरह जो है सर्वाइव कर रही है इस लोड शेडिंग में। इस वक्त मेरे साथ जो है वो फर्नीचर मार्केट मंजूर कॉलोनी के सदर मोहम्मद ज़िशान मौजूद हैं। सर, आप मुझे बताएं कि ताजिर बिरादरी के लिए जो है वो बिजली की लोड शेडिंग कितना मुतासर करती है? लोड शेडिंग का ये तरीक़ेकार इस टाइम जो स्टार्टिंग के अंदर लोड शेडिंग थी वो ना होने के बराबर थी। अब मेंटेनेंस के नाम पे लोड शेडिंग हो रही है, कभी फॉल्ट के नाम पे लोड शेडिंग हो रही है। और मेरे हिसाब से केसी को जो लाइसेंस रिन्यू करना था, मेरे हिसाब से ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सर, मुझे ये बताइएगा कि नुकसान कितना हो रहा है इसमें, आपको जो है लाइट इतनी ज़्यादा जा रही है और किस तरह से जो है वो बिल आते हैं, बिल ज़्यादा आते हैं? बिल बहुत ज़्यादा आते हैं और मसला सबसे बड़ा होता है यहाँ पे जो ब्राइडल फर्नीचर का सिस्टम है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं कि आपने एक टाइम पीरियड के ऊपर जो है डिलीवरी देनी है, लेकिन जब लोड शेडिंग होगी और इस तरह के मसाइल पैदा होंगे तो प्रॉपर वे के अंदर जो है हम डिलीवरी नहीं दे पाएंगे जो टाइम पीरियड है। लेकिन आपने सुना कि जो घरेलू लोग हैं उनके साथ साथ जो है वो ताजिर बिरादरी भी जो है वो शदीद परेशान है। जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इनके ऑर्डर होते हैं वो वक्त पर मुकम्मल नहीं हो पाते और साथ ही जो है वो बिल की भी शिकायत जो है वो देखने में आ रही है कि मीटर नहीं चल रहे, लाइट्स बंद है, दुकानें बंद है, लेकिन फिर भी जो है वो बिल आ रहे हैं। तो शहर कायद में जो है वो बिजली का जो दौरानिया है लोड शेडिंग का वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन शहरियों को जो है वो उसके बावजूद बिल भी कम नहीं आ रहे, बिल भी बरकरार हैं, कीमतें बढ़ रही हैं और जो है लाइट भी जो है वो शहरियों को जो है वक्त पे नहीं मिल रही है। गवर्नमेंट के मुकर्रर वक्त के बाद भी जो है वो लोड शेडिंग जो है वो गैर एलानिया जारी है। जी, गैर एलानिया जारी। जी, बहुत शुक्रिया अक्सा। कराची में गैस बहरान हल ना हो सका, शहरियों का कहना है कि गैस की बंदिश का कोई शेड्यूल नहीं है।
शहरियों के मुताबिक अचानक गैस प्रेशर में कमी और मुअत्तल हो जाना मामूल बन गया है। गैस से मुतालिक शिकायत करने के बावजूद सुनवाई नहीं हुई है। SSGC की शिकायतों पर कान तक नहीं धरते हैं। कराची में गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ ब्लॉक्स, नॉर्थ नाज़िमाबाद के मुख्तलिफ हिस्से, मलीर के पोश मज़ाफ़ाती इलाके, कुरंगी समेत शहर के मुख्तलिफ हिस्से गैस बहरान से मुतासिर हैं। तर्जुमान SSGC के मुताबिक सारिफीन को बिला तातुल गैस की फ्राहमी के लिए कोशां हैं। लाइन पैक को बेहतर बनाया जा रहा है। नाज़रीन, सिंध के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत 10 रोज़ा छुट्टियों पर अमेरिका चले गए। सिंध हुकूमत ने कायम मकाम चीफ सेक्रेटरी का आर्जी चार्ज सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बकाउल्ला अनर के सुपुर्द कर दिया। बकाउल्ला अनर ने कायम मकाम चीफ सेक्रेटरी का ओहदा संभाल लिया। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहरियो से। आज़ाद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, सिंध के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत 10 रोज़ा दौरे पर अमेरिका चले गए हैं, जबकि उनकी 10 रोज़ा छुट्टियां भी वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मंजूर कर ली, जिसके बाद सिंध सरकार ने कायम मुकाम चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बकाउल्ला अनर को तैनात कर दिया, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। और बकाउल्ला अनर ने बाकायदा तौर पर चीफ सेक्रेटरी सेक्रेटरी पहुंचकर कायम मुकाम चीफ सेक्रेटरी का ओहदा भी संभाल लिया, जबकि चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत जो है 17 जुलाई को वापस आएंगे, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी का ओहदा संभालेंगे, जब तक जो है कायम मुकाम चीफ सेक्रेटरी के तौर पर बकाउल्ला अनर अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। जी अच्छा आज़ाद, ये भी बताएगा 20 ग्रेड के अफसर अनायत भड़गड़ी को 21 ग्रेड में तरक्की दी गई है। जी बिल्कुल, सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 1 की मंजूरी के बाद जो है 20 ग्रेड के सेक्रेटरी के तौर पर अफसर जो हैं अख्तर अनायत भड़गड़ी को 21 ग्रेड में तरक्की देकर इनको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया। अख्तर अनायत भड़गड़ी जो साबिक सेक्रेटरी स्पोर्ट्स और नौजवान उमूर थे, और इस वक्त जो है वो जो है तैनाती के मुंतजर हैं, लेकिन इस वक्त जो संघ सरकार ने उनको 21 ग्रेड में तरक्की देकर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बना दिया, जिसका महकमा सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इसके अलावा जो है 18 ग्रेड में जो तैनाती के मुंतजर हैं अल्ताफ अहमद चाचा जो साबिक सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड हैं, उनको भी डिप्टी सेक्रेटरी बजट एंड एवोल्यूशन सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन तैनात कर दिया गया है। इसका भी अलग से नोटिफिकेशन महकमा SND की जानब से जारी कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बल्दियाती इदारों के साबिका नुमाइंदगान को अलॉट करदा गाड़ियों पर अफसरान का कब्जा। 154 सरकारी गाड़ियों पर बल्दियाती अफसरान का कब्जा। महकमे बल्दियात सिंध ने नोटिस ले लिया। अफसरान को 154 गाड़ियां नए मुंतखब नुमाइंदगान के हवाले करने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। बल्दियाती इदारों के साबका नुमाइंदगान को अलॉट करदा गाड़ियों पर अफसरान का कब्जा। 154 सरकारी गाड़ियों पर बल्दियाती अफसरान का कब्जा है। महकमा बल्दियात सिंध ने नोटिस ले लिया है और अफसरान को 154 गाड़ियां नए मुंतखब नुमाइंदगान के हवाले करने की हिदायत जारी कर दी है। जी हाँ, बल्दियाती इदारों के साबिका नुमाइंदगान को अलॉट करदा गाड़ियों पर अफसरान का कब्जा। 154 सरकारी गाड़ियों पर बल्दियाती अफसरान का कब्जा है। महकमे बल्दियात सिंध ने इस पर नोटिस ले लिया है। अफसरान को 154 गाड़ियां नए मुंतखब नुमाइंदगान के हवाले करने की हिदायत भी जारी की गई हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहरियो से। आज़ाद, आगाह कीजिएगा, गाड़ियां किस किस के कब्जे में हैं? जी बिल्कुल, महकमा बल्दियात सिंध की जानब से बल्दियात इदारों के साबका मुंतखब नुमाइंदगान को अलॉट करदा गाड़ियाँ इस वक्त जो है 72 शख्सियात, जिनमें पार्लियामेंट सेक्रेटरी बल्दियात मोहम्मद सलीम बलोच, साबिक सेक्रेटरी दाखिला काजी शाहिद परवेज समेत दीगर अफसरान के कब्जे में, जिसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सजावल की गाड़ी पर अब्दुल हमीद शेख का कब्जा है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ठट्टा की गाड़ी पर फारूक अहमद काजी का कब्जा है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चंद मोहम्मद खान की गाड़ी पर जुल्फकार नीलाशारी। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल उमरकोट की गाड़ी पर सूफी वाहिद बख्श। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिरपुखात की गाड़ी पर जावेद रहमान का कब्जा है। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नौशर फिरोज की गाड़ी पर ड्राइवर मोहम्मद सदीक का कब्जा है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कश्मोर कंटकोट की गाड़ी पर परवेज दाऊद राउत का कब्जा है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जेकाबाद की गाड़ी पर अनिस रहमान। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल खैरपुर की गाड़ी पर नवीद अब्बासी। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल घोटकी की गाड़ी पर राजा खान बोलदार। मुख्तलिफ टाउन कमेटीज़ की गाड़ियों पर भी अफसरान का कब्जा। अफसरान में इफ्तार अहमद नायक, आफाक सईद, महबूब अली मरी, असगर भंड, मुश्ताक सुमरो, आफ्ताब इसरान, नवी सिद्दीकी का भी कब्जा है। इस हवाले से महकमा बल्दियात सिंध ने बाकायदा तौर पर इनको नोटिस जारी करके
फौरी तौर पर ये सरकारी गाड़ियाँ जो है नए जो मुंतखब नुमाइंदगान उनके हवाले करने की हिदायत कर दी। दो सफ़ात पर मुश्तमिल नोटिस है जो इन शख्सियात को अरसाल कर दिया गया है। वाज़ेह तौर पर सख्ती से हिदायत की गई है कि ये गाड़ियाँ फौरी तौर पर नए मुंतखब नुमाइंदगान के हवाले गाड़ियाँ फौरी तौर पर नए मुंतखब नुमाइंदों के हवाले कर दी जाएँ। बहुत शुक्रिया आज़ाद नूरी, अपडेट कर रहे थे। कुछ बात करेंगे महंगाई पर। तो कराची में दूध की कीमतें कम नहीं हो सकी हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दूध की 220 से 230 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे हमारी नुमाइंदा आयमा खान। जी बिल्कुल, सरकारी रेट लिस्ट में जो दूध की कीमत जो मुकर्रर की गई है वो 180 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि जो है दुकानों पर जो दूध है उसकी कीमत जो है वो 230 से लेकर 220 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि कमिश्नर कराची की जानिब से जारी करदा रेट लिस्ट में दूध की कीमत 180 रुपये है, जबकि दुकानदार यही कहते हैं कि उन्हें जो है डेयरी फार्मर दूध जो है वो 210 रुपये में फ़रोख्त कर रहे हैं। तो 230 और 220 रुपये में ही बात बन सकती है आवाम के साथ। जबकि जारी करदा रेट लिस्ट में जो दूध की कीमत है वो 180 रुपये है। कुछ शहरी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कमिश्नर कराची इन्हें कोई एक्शन लेते हुए इस मामले में नज़र आए हैं। जी सर, बताइएगा। नहीं, कमिश्नर कराची तो कहीं नज़र नहीं आए, खाली टीवी में स्लाइड चलती है कि भाई गवर्नमेंट का रेट ये है। उनका काम है होलसेलर डीलर जो दूध बेचते हैं वहाँ छापे मारने चाहिए। दुकानों पे भी छापे मार के दुकान वालों को तो जितना रेट मिलेगा उस हिसाब से बेचेंगे। जहाँ से दूध फ़रोख्त होता है, दूध दुकानों पे जहाँ से आता है वहाँ जाके छापे मारें, उनसे पूछें। खाली स्लाइड चलाने से तो कुछ नहीं होता है। और ना ही हमारे मोहल्ले में तो कमिश्नर नज़र नहीं आया है, कहीं दूर आया हो तो पता नहीं, यहाँ कुछ नहीं आया है। अच्छा सर, आप ये बताइएगा कि कमिश्नर कराची का नाम क्या है? नहीं, मुझे नाम नहीं पता उनका, और पता ही नहीं लगता कौन नया है कौन पुराना है। यहाँ पे आते रहते हैं और चेंज होते रहते हैं, पता नहीं लगता इनके। आप सर ये बताइएगा कि आप अपील क्या करते हैं, क्या अपील करते हैं आप कमिश्नर कराची से कि दूध की कीमतें कैसे कम होनी चाहिए? दूध की कीमत यह ज़ाहिर है, मार्केट में जो आ रहा है दूध वहाँ पीछे से कम मिलेगा तो आगे भी कम मिलेगा, और जब पीछे से ज़्यादा मिलेगा तो फिर आगे भी वही हाल है। दुकानदार तो कुछ भी नहीं कर सकता। दुकानदार तो ज़ाहिर अपना 5-10 रुपये कमीशन के चक्कर में वो लगे हुए हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना हमारे साथ शहरी मौजूद थे, इनका यही कहना था कि डेयरी फार्मर्स पे छापे मारने चाहिए। कमिश्नर कराची को चाहिए कि वो कोई एक्शन ले इस मामले में, ताकि जो है दूध की कीमत में कमी आ सके। कमिश्नर कराची जो है वो हमें कहीं पर भी कोई काम करते हुए, कोई एक्शन लेते हुए इस मामले में नज़र नहीं आते। बहुत शुक्रिया। अनासिन, महंगाई से सताई आवाम के लिए एक और बुरी खबर है। दूध के बाद चीनी मजीद महंगी हो गई है। होलसेल में एक ही दिन में फ़ी किलो चीनी 4 रुपये मजीद महंगी होकर 131 रुपये पर पहुंच गई। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का ये कहना है कि चीनी माफिया और ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने चीनी का बहरान पैदा कर दिया और मार्केट में चीनी की सप्लाई कम कर दी है। वजूहात क्या है, जानने के लिए बात करेंगे। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ। जी देखा जाए महंगाई का बोझ आवाम पर डाला जा रहा है, और जो होलसेलर की बात करें तो यहाँ पे होलसेल में चीनी जो है ईद के बाद से अब तक 12 रुपये फी किलो महंगी हो गई है। और आज एक ही दिन में जो ईद के बाद जो जुमे का आखिरी कारोबारी रोज है उसमें एक ही दिन में चीनी 4 रुपये महंगी हो गई, 131 रुपये होलसेल में पहुँच गई। जबकि रिटेल में बात करें तो यकीनन जो 140 रुपये की चीनी थी वो 145 रुपये में पहुँच जाएगी। और यहाँ पर सबसे अहम बात है, जब हुकूमत ने वादा किया था जो शुगर मिल्स के मालिकान थे और ये कहा था कि हम एक्सपोर्ट की इजाज़त दे रहे हैं तो चीनी की कीमत बरकरार रखी जाए, जो 85 रुपये किलो होलसेल में रखने के कहा गया था, लेकिन उसमें देखा जाए 85 रुपये से बढ़कर 131 रुपये में पहुँच गई है और आवाम पर मजीद बोझ आ गया। और यहाँ होलसेल ग्रोसर ने मुतालबा किया कि चीनी की कीमत बढ़ने के साथ अफगानिस्तान और ईरान में चीनी की स्मगलिंग जो है जारी है, ये बुनियादी वजह है। साथ ही जो चीनी के होल्डर्स हैं वो मुनाफाखोर हैं, वो मुनाफा बना रहे हैं। और यहाँ हुकूमत ने इक़दाम ना किए तो चीनी की फ़ी किलो कीमत होलसेल मार्केट में 150 रुपये तक पहुँच सकती है। अभी 131 रुपये पहुँची, 19 रुपये और मजीद महंगी हो सकती है। और कंसर्न किया है हुकूमत से कि फौरी तौर पर शुगर मिल से उनसे सप्लाई बढ़ाने की बात की जाए। और होलसेल में जो कीमतें बढ़ रही हैं तो मुनाफाखोर एक बार फिर सरगर्म हो गए। चीनी को जो सप्लाई है उसको रोक कर जो है चीनी की जो तलब को बढ़ाया जा रहा है, जिससे कीमतें बढ़ रही हैं। 19 रुपये मजीद महंगी हो सकती है। अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे। चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफा, आवाम के लिए मजीद महंगाई का बोझ। होलसेल में एक ही दिन में फ़ी किलो चीनी 4 रुपये मजीद महंगी होकर 131 रुपये पर पहुंच गई है। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि चीनी माफिया और ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने चीनी का बहरान पैदा कर दिया। मार्केट में चीनी की सप्लाई कम कर दी है और हुकूमत फौरी तौर पर इस पर नोटिस ले।
की कीमतों में होश रबा इजाफा, महंगाई महंगाई महंगाई। वो चीनी जो 80 रुपए किलो स्टार्ट हुई थी, फिर 98 रुपए हो गई, फिर इसके बाद 110, फिर 117 और आज 131 रुपए हो गई। 8 दिन में तकरीबन 12 रुपए का इजाफा हुआ और एक ही दिन में आज 4 रुपए किलो इजाफा हुआ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब शुगर मिल मालकान उसका डिलीवरी ऑर्डर देते हैं तो उस पर शराइत होना लाजमी चाहिए कि उस पर सेल टैक्स नंबर होना चाहिए, इनकम टैक्स नंबर होना चाहिए और डीलर का नाम होना चाहिए। ये जो बेनामी हम डीओ देते हैं जिसकी पेमेंट वसूल करती है शुगर मिल, वो तो माफिया, शुगर माफिया जो है वही काम करती है, सट्टा माफिया ये जो सट्टा माफिया इसके रेट और बढ़ाएगी। अगर इस पे गवर्नमेंट ने फिलफोर इकदाम नहीं किए तो लगता है मुझे कि चीनी ऊपर क्रॉस कर देगी। कराची में इंटरमीडिएट के इम्तहान का आज दूसरा रोज़ है। इम्तहानी मराकज़ के अतराफ में दफ़ा 144 नाफिस है। मज़ीद बात करेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत जो दूसरे मरहले के जो इम्तहानात हैं, जो कि साल बराए 2023 के फ़र्स्ट ईयर के जो इम्तहानात हैं, आज ग़ालिबन उसका दूसरा रोज़ है और आज सुबह सवेरे जो है रियाजी का, मैथ्स का जो पर्चा है फ़र्स्ट ईयर का वो मुनक़िद हुआ। 9 बजे वो पर्चा स्टार्ट हुआ और 12 बजे वो पर्चा जो है इख्तिताम को पहुँच चुका है। इंटर बोर्ड कराची के जो अहकामात हैं उसकी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है। दफ़ा 144 का ना तो निफाज किया गया है इस कॉलेज में और ना ही कॉलेज के एतराफ़ में जो फ़ोटो स्टेट की जो दुकान है वो बंद की गई है। इस मौजू पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शोबे तालीम से बहुत अरसे से वाबस्ता हैं और पेशा वराना इनकी खिदमत है जनाब प्रोफेसर बाबर साहब जो कि जिन्ना कॉलेज से ही एफिलेटेड है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मुझे बताएँ दफ़ा 144 की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी, फ़ोटो स्टेट की दुकानें जो हैं इम्तहानी मरकज़ के एतराफ़ में खोली गई हैं कि ये असल में मामला किसका है? महकमे कॉलेज का है? इंटर बोर्ड तो इंस्ट्रक्शन दे चुका है लेकिन उस इंस्ट्रक्शन पे इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पाई? सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये मसला हमारे कॉलेज का नहीं है, ठीक है ना। कॉलेज के अंदर कोई फ़ोटो स्टेट की दुकान नहीं आपको मिलेगी। कॉलेज के बाहर दफ़ा 144 नाफिज है जिसका नफाज भी हो रहा है और इसके लिए रेंजर्स हमारा बड़ा साथ दे रही है, पुलिस साथ दे रही है। अब मसला ये है कि वो आते हैं अपनी इंस्पेक्शन करके जाते हैं, दुकानों को देख के जाते हैं, वो बंद कर देते हैं, लेकिन जैसे ही वो निकलते हैं यहाँ से पीछे से फिर वो दुकानें खुल जाती हैं। सोल्यूशन इज़ दैट कि बच्चा आता है 8:30 बजे, 8:30 से 9:30 तक बच्चे की एंट्री है, ठीक है ना। आप 8:30 से 9:30 इनकी दुकान बंद करवा दें, उसके बाद ये पूरा दिन खुले रहें, बच्चे के लिए बेकार है, क्योंकि जब वो बच्चा एंटर हो गया तो फ़ोटो स्टेट उसके लिए बेकार है। जी बहुत शुक्रिया। बाबर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। जैसे कि उन्होंने कहा कि भाई कॉलेज के अहाते के अंदर जो है कोई फ़ोटो स्टेट की मशीन जो है ऑपरेट नहीं है, लेकिन अलबत्ता कॉलेज के बाहर बिल्कुल मरकज़ी गेट के साथ जो फ़ोटो स्टेट की दुकान है वो इस वक्त भी रनिंग में है कि अगर इम्तिहानी वक्त से पहले मतलब कि 8:30 से लेकर 9:30-10 बजे तक भी फ़ोटो स्टेट की दुकान बंद की जाए तो काफ़ी नकल माफिया को शिकस्त जो है दी जा सकती है। अपडेट करने के लिए कारोबारी खबरें शामिल करते हैं। सनतकारों ने IMF के मुआहदे को सूदमंद करार दे दिया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जो सनतकार हो, ताजिर हो, हर कोई जो पैदावारी लागत से परेशान था, बिजली की कीमत में मज़ीद इजाफा कर दिया। साथ ही IMF से जो मुआहदा हुआ है उसको खुशाइन करार दिया जा रहा है। यहाँ पे कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री की साबिक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, माइन सलमान, उनसे जानते हैं क्या कहेंगी सूरत हाल पे। देखें IMF का मैं क्या बोलूँ, मतलब इट्स लाइक कि आप ज़बरदस्ती जो है एक आपके पास सो कॉल्ड कोई ऑप्शन नहीं था। हालांकि हमारे माशाल्लाह जो इकोनॉमिस्ट्स हैं, अकॉर्डिंग टू देम देयर आर सो मेनी ऑप्शंस दैट कैन बी डन विदाउट IMF का सिर्फ और सिर्फ आपको एक फ़ायदा है कि थोड़ी बहुत आपको ग्लोबल क्रेडिबिलिटी मिली है कि जी आपको दूसरे ममालिक लोन दे सकते हैं। बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट का इतना फोकस लोन लेने के ऊपर क्यों है, अपने पैरों पर खड़े होने के ऊपर क्यों नहीं है। आप देखिए IMF बहुत सारी दफ़ा बहुत सारे मुल्कों को इंक्लूडिंग हमारा मुल्क सूट नहीं करता। क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं? सबसे बड़ी तो 2 मेजर फ्लॉज हैं उसके अंदर। वो ये कि आपका एक तो इंटरेस्ट रेट्स इन्होंने बहुत बढ़ा दिए, दूसरी बात आपके इन्होंने वो बढ़ा दी है एनर्जी की कॉस्ट। आपकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस जो है वो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस जो हैं वो कहाँ जाएंगी, किधर आप जाके सर्वाइव करेंगे? आप ग्लोबल कंपेटिटिव रहेंगे ही नहीं। अगर आप ये बताएं कि हमारे नाजरीन को कि डॉलर की जो बात हो रही है, फंड्स अभी आए नहीं है,
एक दिन में डॉलर 11-12 रुपए गिराते हैं, फिर कल 2 रुपए ऊपर चला जाता है, आज फिर 1 रुपए नीचे आ जाता है, तो आप क्या कहेंगे फंड आएंगे तो क्या होने जा रहा है? मुझसे कल भी किसी ने कहा कि जनाब ये डॉलर, मैंने कहा नहीं, ये डॉलर हमारा इसके ऊपर बिलीफ ही नहीं है कि ये स्टेबल हुआ है। अब आप देखिए ना, अभी आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि जी फंड्स जो हैं वो आए नहीं और डॉलर का ये हाल है, फंड्स आएंगे तो क्या होगा। मतलब वी कैन स्ट्रेट अवे सी द मैनिपुलेशन इन द मार्केट। जब इतनी मैनिपुलेटिव मार्केट होगी, इतना ड्रास्टिकली डॉलर अप एंड डाउन जाएगा, आप मुझे खुद बताइए कि हाउ कैन अ बिजनेसमैन, हाउ कैन एन इंडस्ट्रियलिस्ट प्लान देयर ऑपरेशंस? कैन आई प्लान इंपोर्ट्स? डेफिनेटली नॉट। आई कैन नॉट प्लान इंपोर्ट्स। कैन आई प्लान माई एक्सपोर्ट्स? आई कैन नॉट प्लान माई एक्सपोर्ट्स आइदर। जी, जैसे कि आपने सुना, यहाँ सवालात उठाए जा रहे हैं कि एक तो ये कि IMF से मुआहिदा हो गया, वो मुल्की मईशत के लिए तो अच्छा है, दीगर डोनर एजेंसी पैसे देंगी, लेकिन यहाँ पे फंड्स अभी आए नहीं है। उससे पहले ही मार्केट में इतना पैनिक सिचुएशन कि डॉलर 11-12 रुपए अप एंड डाउन हो रहा है, उससे जो कंसर्न्स कर रहे हैं और इंडस्ट्री कह रहे हैं पहले ही पैदावारी लागत इतनी ज़्यादा है, और अगर हम प्लानिंग करेंगे तो डॉलर किस कीमत पर हम अपना माल को क्लियर कराएंगे हमें नहीं पता। जी, बहुत शुक्रिया अशरफ खान।